दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कल लोकसभा में केंद्र सरकार ने बजट पेश किया और बजट को लेकर तमाम तरह के दावे सरकार की तरफ से किए गए कि ये आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने वाला बजट है, उन्हें महंगाई से राहत देने वाला बजट है और सभी क्षेत्रों में विकास का ये बजट है। लेकिन वहीं विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बजट केवल केवल झुंझुना मात्र है और इसका कोई ज़्यादा कोई बड़ा इफेक्ट आम आदमी की जेब पर पड़ने का नहीं है, मतलब महंगाई से राहत नहीं मिलने की वजह से, और वह लगातार जो समस्याएं आर्थिक रूप से समस्याएं एक कॉमन मैन के सामने आ रही हैं वह और बढ़ेंगी। लेकिन दावे सरकार के और विपक्ष के दावे अपनी अपनी जगह हैं। लेकिन वास्तव में जो बजट पेश हुआ है, जो सरकार ने दावा किया और जमीनी सच्चाई क्या है, आखिरकार सरकार के दावों और जमीनी सच्चाई में इतना अंतर क्यों दिखाई देता है। तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया एक, वह भी लगातार सवालों के घेरे में है कि आखिरकार केवल दो राज्य क्यों, सभी राज्यों क्यों नहीं विशेष रूप से आर्थिक रूप से कुछ पैकेज दिए गए, क्योंकि हर राज्य की आवश्यकताएं, हर राज्य की जरूरतें हैं। साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए भी तमाम तरह की बातें जो कही जा रही थी, उसमें भी सरकार ने अपनी तरफ से जो कोशिश की है। लेकिन विपक्ष लगातार इन सब चीज़ों को आलोचना कर रहा है। और आज हम ये जानेंगे कि बजट में ऐसी कौन सी विशेषता हैं जो एक आम आदमी के लिए बेहतर साबित होंगी, या ऐसी कौन सी और आवश्यकताएं थी जिन्हें सरकार को पूरा करना चाहते, जिन्हें सरकार को ध्यान में रखना चाहिए बजट की अपनी घोषणा करते हुए। तो आम आदमी क्या सोचता है, आम आदमी की जो आवश्यकताएं थी, जो अपेक्षाएं थी, क्या बजट से पूरी हुई हैं? बहुत ही सरल शब्दों में समझाने के लिए आज हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ बिजनेस जर्नलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय मैं आपसे भी करा देता हूँ। मतलब हिमांशु जी गुजरात राजकोट से जुड़े हुए बहुत ही सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हिमांशु जी, जैसे नमस्कार कल बजट आया। को नमस्कार संवाद इंडिया के दर्शकों को आपको। जी, तो जैसे कल बजट आ गया और लगातार कल भी आप पूरे डिबेट में शामिल रहे हैं विभिन्न मंचों पर। लेकिन बात यह कि सरकार के जो दावे हैं, जो उनकी अर्थनीति को लेकर जो आगे बढ़ने का रोड मैप उन्होंने कल पेश किया है, वह एक अगर आम आदमी की दृष्टिकोण से हम देखें, आम आदमी की आवश्यकताओं की दृष्टि से देखें, एक सरल शब्दों में आप किस तरह से पूरा विषय को परिभाषित करेंगे? क्या लगता है बजट एक आम आदमी को अपने साथ कितना जोड़ पा रहा है? देखिए, ये बजट जब शुरू हुआ, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने फ्लोर पे अपना भाषण देना शुरू किया बजट का, तो ये बजट सुनने में बहुत ही अच्छा लगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी मतलब एक आर्थिक क्रांति लाने की बात इस बजट में हो रही थी कि पूरा का पूरा अर्थतंत्र जो है भारत का, उसको बदलना पड़ेगा। और फोकस जो था वो ज्यादातर यूथ और उसके सराउंडेड था। और जॉब्स, कई बार रोजगार शब्द के ऊपर भार दिया गया बजट में। मतलब सरकार ने ये एक्सेप्ट किया है कि रोजगार ही एक बड़ी समस्या है। अगर आप ये बजट साल 2014 में लाते, पहली बार जब सरकार बनी, अगर ये बजट आप तब लाते और उसके ऊपर मतलब उसी एजेंडा को फॉलो करते हुए, इसी बजट में जो एजेंडा है, जो आउटलाइन दी गई है, बाकी का सोशल स्पेंडिंग वगैरह ठीक है, लेकिन उसी एजेंडा को फॉलो करते हुए मान लीजिए कि दूसरे साल भी मतलब वो एक आपने एक बजट लाए, उसके आजू बाजू वही एजेंडा को थोड़ा मजबूत किया, थोड़ा तीसरे साल मजबूत किया, चौथे साल मजबूत किया, तो 10 साल के अंदर आप सोचिए भारत कैसा एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरता, कितना बड़ा अर्थतंत्र हो जाता। तो ये बजट मुझे लगता है साल 2014 में लाने की जरूरत थी। लेकिन तब मुझे याद है सरकार का जो थिंकिंग था वो आउटवर्ड था। आउटवर्ड यानी कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ। 2014 में जब सरकार का पहला बजट था, मैं तब मुंबई में था और बजट के दिन मैं मुंबई में था, और बहुत ही जो बात आ रही थी जिस तरीके से कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हम पूरे सार्क कंट्रीज में करेंगे। तब मुझे पता है एक भारत सरकार की जो एक कंपनी है पीएसयू, वो पीएसयू का मतलब बात ये, उसका जो शेयर का प्राइस है वो इमीडिएटली शूट आउट हो गया था और लोगों को लग रहा था कि नहीं, ये मतलब एक पूरा अलग दिशा में इकोनॉमी को लेके जाएगा, उस टाइम का जो बजट था वो। लेकिन धीरे 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 बजट नॉन इवेंट बनता गया और 2019 वगैरह में तो हमने देखा किस तरीके से कोरोना के हालात के काल भी कुछ खास बातें हुई नहीं। अब ये जो बजट आपने दिया है उसमें जिस तरीके से रोजगारी के ऊपर आपने बात रखी है, आपने जिस तरीके से मतलब वित्त मंत्री ने सीधे ही पहले ही उसमें बोल दिया था कि वैश्विक जो समस्या है उसके सामने हमको जूझना है और भारत को एक मजबूत राष्ट्र के तरीके से उभरना है। कमोडिटी और साइक्लिकल प्राइसेस को लेके जो बातें आ रही थी, उसके चलते जिस तरीके से मतलब महंगाई वगैरह के मुद्दों को आपको टच करना है,
तो इन सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ये बजट मैं मानता हूं कि सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा है कि जो भी मुद्दे हैं इसमें उसको 5 साल लगेंगे, वो चाहे फिर 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात है प्राइवेट क्षेत्र में, जहां पे 5,000 रुपए की उनको स्टाइपेंड दी जाएगी, टॉप 500 कंपनीज में उनको नौकरी में रखा जाएगा। मतलब हर कंपनी अगर आप सोचेंगे तो 20,000 लोगों को नौकरी देगा पूरे साल में। तो मुझे लगता है, मैं किसी को उस तरीके से आहत करना नहीं चाहता हूं, अगर मैं इस स्कीम को कुछ नाम दूं तो मुझे कॉर्पोरेट अग्निवीर जैसी स्कीम लग रही है। जैसे अग्निवीर की स्कीम आप सेना में लाए, वैसे कॉर्पोरेट क्षेत्र में कॉर्पोरेट क्षेत्र के अग्निवीर आप खड़े करेंगे, जिनको मतलब 5,000 रुपए की सैलरी मिलेगी महीने की। तो 5,000 रुपये मतलब आप वर्किंग 25 दिन गिन लीजिए, यंग ब्लड होता है, अगर उसके पास आप लेते हैं तो रोज का 200 रुपया हुआ। 200 रुपये में मतलब आप अगर 8 घंटे काम लेते हैं तो करीबन 25 रुपया प्रति घंटा हुआ, और 12 से 14 घंटे लेते हैं तो आप सोच लीजिए, मतलब वो आपका डेली वेज जो है दैट इज ऑलमोस्ट $2.5 पर डे। तो क्या वो ग्लोबल पैराडाइम के साथ है कि नहीं, वो सब चर्चाएं अभी होना शुरू हो गई है अर्थशास्त्रियों के बीच, इनके बीच। और उसके बीच जो बात आई, कांग्रेस ने इमीडिएटली अपनी प्रतिक्रिया दी कि ये हमारे मैनिफेस्टो का कट पेस्ट कॉपी किया गया है, हमने जो बात रखी थी स्टाइपेंड वाली वो इन्होंने उठा ली है। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस को खुश भी होना चाहिए कि उन्होंने जो बात रखी थी अपने मैनिफेस्टो में, वो सरकार उसको, उनके मैनिफेस्टो को सरकार अभी सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की राजनीति राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो शुरू की थी, जिसमें मुद्दों के ऊपर बात की थी, और 3 मुद्दे खास करके बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को टच किया गया है कहीं ना कहीं बजट में। जो 9 पॉइंट्स दिए निर्मला सीतारमण जी ने अपने स्टार्टिंग की स्पीच में, और उन मुद्दों को अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने, हालांकि ये मिडिल क्लास के लिए बजट कहा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव, खास करके महाराष्ट्र और मुंबई, जहां से इतना बड़ा जीएसटी का शेयर आ रहा है, और वहां पे यूथ पॉपुलेशन तो उसको, और मिडिल क्लास पॉपुलेशन तो उसको इस तरीके से रखा गया है। मेरा ऐसा मानना है, घोषणाएं जो बजट में हुई है वो सभी क्लास को टच करती है। अगर आप उन 9 मुद्दों के ऊपर एक दृष्टि डालेंगे तो उसमें किसानों को भी मतलब कंसीडर किया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को थ्रस्ट देने की बात है। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर को जब थ्रस्ट देने की बात है तो 24,000 करोड़ की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो कट कर दी गई है पिछले साल के मुकाबले। मतलब पिछले साल अगर मान लीजिए 1,88,000 जैसा कुछ, 1,88,000 करोड़ जैसा कुछ अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी था, तो वो इस बार 1,64,000 के आसपास है। और सामने जो एग्रीकल्चर का जो इजाफा किया गया है वो महज 7,000 करोड़ का है। तो 24-25,000 करोड़ आपने काट लिए, लेकिन 7,000 करोड़ का, खैर फिर भी आपका थ्रस्ट जो एग्रीकल्चर पे, मतलब आप एक इनोवेट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। हमने बहुत सारे आपके डिबेट्स में ये चर्चाएं भी की है कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, और उसमें एग्रीकल्चर को आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, उसमें दूसरी कोई संभावना है नहीं। तो एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र के जो बिल्स आप लाए, जो कायदे आप लाए, उनको आपको रिपेल करना पड़ा, और आज आप एक पूरी अलग दिशा में एग्रीकल्चर की सोच कल्टीवेट करने जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के माहौल में आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से इन मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखने जाए तो डिफेंस के बजट में कहीं ना कहीं 1,100 करोड़ की कटौती हुई है, एजुकेशन में इजाफा हुआ है, हेल्थ में इजाफा हुआ है, लेकिन सब्सिडीज जो है, खास करके 3 सब्सिडीज, फर्टिलाइजर, फ्यूल एंड फूड, उन सब्सिडीज में कटौती आई है साल के मुकाबले। और ये जो बातें आ रही है, जिस तरीके से पूरी अर्थनीति को जिस तरीके से किया गया है, आर्थिक तरीके से देश को ले जाना है अभी आपको, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे जो आया उसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो जीडीपी कहा गया है वो 8.2% है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2023-24 का 8.2% जीडीपी, और 2024-25 में आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 6.5 से लेके 7% तक जाएगा। मतलब साल के ऊपर आप देखने जाएंगे तो कटौती है ऑलमोस्ट 1.2% से लेके 1.7%। तो जब आप ऐसा
नीतियां जो आपने जिस तरीके का आउटले दिया है उसमें क्या लगता है कैसे अचीव होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, ये भी चर्चा का विषय है। जो लोग आर्थिक नीतियों को लेके बात करते हैं या बजट को लेके बात करते हैं, उनमें भी मतलब ये एक सोचने वाली बात हो गई कि कैसे किया जाएगा। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं जिस तरीके से पैकेज एक स्पेशल स्टेटस बजट में दिया गया, वैसे तो नहीं दिया गया एज अ स्टेट, बट जो एक स्पेशल कंसीडरेशन दिया गया आंध्र प्रदेश और बिहार, हालांकि ये कोalition गवर्नमेंट का एक पार्ट है, पार्टनर्स है, एनडीए के घटक दल है, तो उसको लेके जो हंगामा खड़ा हो गया है, मुझे लगता है ये एक तरीके से अगर आप देखने जाए तो एक राजनीति को भी पूरी अलग दिशा में लेके जा रहा है, जहां पे मैं देख रहा हूं कि रीजनल छात्र सभी स्ट्रांग हो गए भारत में। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान था कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी बजाय मुझे लगता है कि ये तो पूरा का पूरा एक तरीके से रीजनल पार्टीज युक्त भारत हो जाएगा। और उसके चलते मैं ये मान रहा हूं कि ये अगर आप डेमोक्रेसी के प्रजातंत्र को लेकर इसको आप कंसीडर करेंगे तो मुझे लगता है ये अच्छी निशानी है, क्योंकि हमेशा भारत ने कोalition सरकारों में प्रगति की है। और आज मान लीजिए कि अगर ये बजट आया, जैसे मैंने कहा अगर ये बजट 2014 में आता तो बात अलग हो जाती थी, लेकिन आज ये बजट जब आया तब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी सीट थी। 2019 में भी जिस तरीके से सीट थी, एक बहुत बहुमत मिला था जिस तरीके से, तो उसके चलते जो बजट आना चाहिए था वो नहीं आया। तब हम बात कर रहे थे स्मार्ट सिटीज की, तब बजट बात कर रहा था गति शक्ति प्रोजेक्ट की, तब बजट बात कर रहा था सागरमाला प्रोजेक्ट की, तब बजट बात कर रहा था ज्यादातर जो औद्योगिक घराने हैं वो कैसे कंसोलिडेट करेंगे, और भारत देश में नागरिकों को नागरिकों के तौर पे न देख के एक कंज्यूमर के तौर पे देखा जा रहा था, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक नंबर के तौर पे। और गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस का मॉडल था वो कहीं ना कहीं एक एंटरप्राइज मॉडल बनते जा रहा था, उसमें आज कहीं ब्रेक लग गई, क्योंकि 234 लोग जिस तरीके से लोकसभा में बैठे हैं और मतलब वो सवाल कर रहे हैं, तो उसके चलते ये बजट पहली बार ऐसा आया जो 2014 में आने की जरूरत थी। सुनने में ये बजट बिल्कुल अच्छा लगा है, हालांकि बजट सुनने की बात नहीं होती है, कल एक विशेषज्ञ ने ये पैनल में हमको कहा था, लेकिन मेरा कहना यह है कि सुनने में बजट इसलिए अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि पूरी की पूरी एक अर्थनीति बदलने जा रही है। कितना डिलीवर करेगा इसके ऊपर सवाल इसलिए है क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं 24 जुलाई को, मतलब आज के दिन वर्ष 1991 में जिस तरीके से बजट रखा गया था और उसके साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो लाई गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, और जो क्रांति हमने देखी भारत में, पूरी एक आर्थिक क्रांति, तो आज वो दिन, तो हम बात कर रहे हैं जुलाई 2000, और तब भी मतलब अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का संख्या बल ऐसा ही था जो आज भारतीय जनता पार्टी का, तो तब वो उस तरीके से एक औद्योगिक नीति और एक पूरा एक बजट लाया गया था। तो आज अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं जुलाई 24 में, हालांकि जो सेकंड क्वार्टर होता है वित्तीय वर्ष का, उसका पहला महीना और उसमें भी आखिरी सप्ताह उस महीने का। तो आने वाले दिनों में अगर ये बजट 2025-26 का मान लीजिए फरवरी 28 तारीख को डिक्लेयर होना है, मार्च की पहली तारीख को डिक्लेयर होना है, तो हमारे पास 7 महीने हैं, 7 महीने 7 दिन। और अगर ये 31 मार्च को आप कंसीडर लेके चलना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 8 महीने और 7 दिन। अब उसमें जो बजट में जो भी बात कही गई है कितना डिलीवर होगा, ये डिलीवर नहीं होगा तो बिल्कुल हंगामा होगा, बूमरैंग होगा, और जब बूमरैंग होता है तो सब सवाल करते हैं। विडंबना ये है कि एक तरफ देश की अर्थनीति को लेकर एक ब्लूप्रिंट रखी जा रही थी वित्तीय वर्ष के लिए संसद भवन में, वहीं थोड़े दूर जो देश की सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसमें नीट को लेके बहस चल रही थी, नीट का जो मुद्दा है उसको लेके बहस चल रही थी। तो मैंने कल पूरा बजट जो है वो ज्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखा, मैंने टेलीविजन पे नहीं देखा, क्योंकि टेलीविजन में क्या होता है कि आपको जो कमेंट्स वगैरह होता है वो देखने को नहीं मिलता है जब बजट चालू होता है। तो उसके चलते जिस तरीके से कमेंट्स वगैरह देखा तो मैंने एक ट्रस्ट डेफिसिट देखा। आज से 4-5 साल पहले अगर कुछ आप बात करते थे तो लोग मतलब आपके ऊपर गुस्सा हो जाते थे, आपको देशद्रोही कह देते, ये सब कह देते। कल मैंने देखा
कि जिस तरीके की कमेंट्स आ रही थी उसमें कहीं सरकार की बातों पे लोग अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको लेके आपको ये बजट इंप्लीमेंट करना, मतलब सरकार अगर कल को ये डिक्लेयर कर दे कि हम हर एक नागरिक को, भारत के 140 करोड़ जो नागरिक है उनको सबको एक 10 ग्राम की सोने की गिन्नी दे देंगे, तो वो शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सोचेंगे नहीं, मतलब वो भरोसा नहीं कर रहे उस बात को लेके। उनको लगता है ये भी जुमला ही हो गया, अगर ये ले रहे हैं तो कुछ वापस ले लेंगे। तो ये जो एक मामला आ रहा है कमेंट्स के जरिए, मतलब ये ट्रोल आर्मी नहीं है, ये बिल्कुल एक कॉमन सिटीजन है जो कमेंट करना शुरू किए हैं। तो इसके चलते मुझे जिस तरीके की ट्रस्ट डेफिसिट लग रही है, उसमें ये बजट कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, उसमें इसको आगे कैसे ले जाएंगे, उसके बहुत सारे सवाल या निशान है। तो सुनने में बजट अच्छा लगा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा लग रहा है। अब हम बात करते हैं टैक्स कंपोनेंट्स के। टैक्स कंपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट जो है वो 11:10 तक बहुत ही ऊंचाई पे अच्छे तरीके से जा रहा था। जैसे ही डिक्लेरेशन आना शुरू हो गया शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन, आई मीन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को, उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ाया गया, तो धीरे से मार्केट ने डाउन स्लाइड शुरू किया और 12:30 बजे जैसे ही बजट की स्पीच खत्म हुई तो ऑलमोस्ट एक बॉटम लेवल पे आ गया था, उसका जो रेंज होता है उसमें। और वहां से फिर धीरे धीरे, मतलब ऐसा गया और ऐसा आया और फिर वापस वहां से धीरे धीरे रिकवरी शुरू करके स्टेबिलाईज होना शुरू हो गया था। क्योंकि जिस तरीके से कमेंट्स आनी शुरू हो गई एक्सपर्ट्स वगैरह की, गोल्ड को, मतलब गोल्ड में जिस तरीके से भाव के, गोल्ड में से ड्यूटी को जिस तरीके से निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक हो या एफआई, उनको लगा कि ठीक है चलिए शेयर में तो इतना नहीं है, लेकिन यहाँ से जाके हम गोल्ड में जाएंगे। तो वो पैसा शिफ्ट होने की संभावना की वजह से मार्केट ने थोड़ा एक नी जर्क रिएक्शन दे दिया। सो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से मार्केट ने नी जर्क रिएक्शन दिया है, उसमें कहीं ना कहीं बजट को थोड़ा पॉजिटिव नहीं देखा जा रहा है। हालांकि जो अनाउंसमेंट्स हुए उसके चलते बजट को पॉजिटिव देखा जा रहा है, और जो सब्सिडीज में कटौती हुई है उसको लेके चिंताएं है। डिफेंस में जिस तरीके से 1100 करोड़ का खर्च कम कर दिया गया, उसको लेके भी चिंताएं है। बहुत सारे जो ये बजट आर्थिक नीतियों के बारे में जो बातचीत करते हैं उनकी अगर हम बात सुने तो, और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि फाइनेंस सेक्टर जो है, जो गवर्नमेंट का फाइनेंस सेक्टर है, उसमें 23,000 करोड़ का आउटले था पिछले साल, पिछले वित्तीय वर्ष में। ये वित्तीय वर्ष में ये आउटले 86,000 करोड़ के आसपास कर दिया गया। तो 4 गुना इजाफा। तो ये 4 गुना इजाफा क्यों किया गया? दिनेश वोरा जी की पैनल, मतलब न्यूज टाइम प्लेटफॉर्म पे कल मैं बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये चिंता जताई थी। हालांकि वो एक IRS ऑफिसर, उनका कहना है कि गवर्नमेंट ये अगर फाइनेंस बढ़ाती तो उसके नीचे इनकम टैक्स, DRI, ये सब बॉडीज आते, तो क्या ये सर्वेलेंस बढ़ाने जा रही है? तो संभावना ये भी है कि सर्वेलेंस बढ़ सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर में आपने बहुत सारी अब तक छूट दे के रखी थी, और अब आप चाहते हैं कि उनका CSR फंड जो है वो यूज किया जाए, लोगों को नौकरियां दी जाए। गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर में इसलिए छूट दे के रखी थी कि लोग कारखाने लगाएंगे, लोग मतलब नौकरियां जनरेट करेंगे, लेकिन वो जैसे होना चाहिए वो हुआ नहीं। उल्टा उसकी जगह पे मतलब एक जमाने में USA में ऐसा हुआ था, 2008 की क्राइसिस के बाद बेल आउट पैकेज लेने के लिए जो प्राइवेट जेट्स में आते थे तो सरकार ने उनको फ्री मनी दिया था, इंटरेस्ट जीरो था, लिक्विडिटी पंप की थी, और उसके बाद हालात ये हुए थे कि वो लिक्विडिटी लेके सरकार को भी यही था कि वो कारखाने लगाएंगे, नौकरियां देंगे। तो इस आर्थिक जो पूरा जो घुटन हो रही है उससे कहीं ना कहीं देश बाहर निकलेगा। लेकिन उसके बजाय उन कंपनी वालों ने वो पैसों से अपने शेयर्स बाईबैक करना शुरू किए और उनकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती गई। आज जैसे फैंग कंपनीज की जो वैल्यू है, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, तो इन्होंने शेयर बाईबैक करना शुरू किया। शेयर मार्केट में भी तेजी आई, क्योंकि जब पता चलता है कि ओनर्स बाईबैक कर रहे हैं, ये बातें छिपती नहीं है स्टॉक मार्केट में, तो उसका मतलब एक भाव पकड़ के बैठ जाता है कि वो मांग रहा है 100 रुपए में मालिक, और यहाँ पे बंदा होल्ड करके बैठा है, वो बोल रहा है नहीं 500 रुपया। तो उस तरीके से कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती है, शेयर मार्केट की भी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली सब जो कंपनीज है वहां पे भाव बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से अगर आप देखने जाए तो कहीं ना कहीं हमको भी ये लग रहा है, जिस तरीके से हमने वोरा जी के साथ भी बात की, कि ये सर्वेलेंस नेट बढ़ सकता है आने वाले दिनों में, या रेट या जो भी है वो बढ़ सकता है।
तो हुआ क्या है ओवरऑल अगर आप देखने जाए तो जो भी रियायत दी गई कॉर्पोरेट्स को पिछले सालों में, और जो एक कंसोलिडेशन की गेम खेलना चाह रहे थे कॉर्पोरेट्स सरकार उनके साथ, तो सरकार ने कहीं ना कहीं गवर्नेंस के मॉडल को एक एंटरप्राइज मॉडल बना दिया था, जिसमें नागरिक नागरिक नहीं था, कंज्यूमर था, और एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का महज एक आंकड़ा था। लेकिन अब जाके जो बजट आया है उसमें कहीं दिख रहा है कि नागरिक नागरिक है और नागरिक के हकों की बात हो रही है, और इसलिए बजट सुनने में अच्छा लग रहा है। इम्प्लीमेंटेशन को लेके बहुत सारे सवालिया निशान है, कैसे करेंगी ये सरकार, ये सोचना थोड़ा पड़ेगा हमको। और जो हंगामा खड़ा हो गया है घटक दलों में इंडिया के, वो ये है कि नॉन बीजेपी स्टेट्स को आपने अन्याय किया है, तो ऑब्वियसली बिहार को और आंध्र प्रदेश को जिस तरीके से एक स्पेशल दर्जा दिया गया, तो उसके स्टेटस में मतलब नॉट पर से एज अ स्टेट, लेकिन जो बजट के अंदर इनका जो मेंशन किया गया, इनके लिए जो योजनाओं की बात की गई, तो बिल्कुल ये हंगामा होना पॉलिटिकली एक्सपेक्टेड था। और आने वाले दिनों में बजट सत्र मुझे लगता है बहुत तूफानी रहेगा, न्यूज़ी रहेगा। मुझे लगता है हमको रोज या वीक में ऐसी चर्चाएं करती रहनी पड़ेगी। तो ये कुल में अगर हम देखने जाए तो ये है। और जिस तरीके से देखिए हुआ क्या है भारत में कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर घटा, तो वो पैसा कारखाने लगाने में या नौकरियां लगाने में नहीं, वो शादियों में गया। तो अल्टीमेटली सरकार को भी अभी समझ आ गया है कि अल्टीमेटली अगर इनको कोई नुकसान करता है तो ये बिजनेस लॉबी नुकसान करने वाली है, कॉर्पोरेट्स नुकसान करने वाले हैं। तो अब थोड़ी उस दिशा में बातें हो रही है, लेकिन वहां पे भी सरकार बहुत लीनियंट रही है कॉर्पोरेट्स के साथ कि एक सस्ती मैन पावर फोर्स, वर्कफोर्स, आप हर साल करोड़ की वर्कफोर्स आप मुहैया करेंगे टॉप 500 कंपनीज को। जो हालात है फिलहाल पूरे विश्व में, चाइना में जिस तरीके की बैंकिंग क्राइसिस है, एक अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। एग्रीकल्चर का अगर आप थ्रस्ट दे रहे तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये मौका अगर आपने गवा दिया तो मुझे लगता है कि आने वाले बजट में बहुत सारी चीजें आपको कितना डिलीवर हुआ है उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो ऑल इन ऑल ये बजट का इम्पैक्ट अगर आप देखने जाए तो पॉलिटिकली जो हालात है फिलहाल उसकी वजह से हुआ है। बजट अच्छा है सुनने में, इम्प्लीमेंटेशन को लेके सवाल है, और टैक्सेशन को लेके जिस तरीके से मार्केट ने नीजक रिएक्शन दिया, तो टैक्सेशन को लेके थोड़ी मतलब समस्या है। जी जी बिल्कुल, बड़े विस्तार से आपने बहुत ही सरलता के साथ पूरे विषय बताया कि बजट किस तरह से इम्पैक्ट करेगा एक आम आदमी की उस पर भी, और व्यापार जगत को किस तरह से वह प्रभावित कर रहा है। अच्छा, साथ ही बात आती है अगर आप सामान्य व्यक्ति की नज़र से देखें तो जो उसका खर्चा रसोई का, उस पर वह बड़ा ध्यान रखता है कि किस तरह से सरकार कुछ ऐसे प्रावधान ला रही है जो उसे उस खर्चे में राहत मिले। जब क्रूड ऑयल के दाम लगातार इस तरह से चर्चा में रहते हैं, और उसमें रसोई गैस का जो दाम है, पेट्रोल डीजल का जो दाम है, वह सीधे एक आम आदमी को जोड़ता है उसकी जेब की अर्थव्यवस्था से। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि सरकार ने इन दोनों चीज़ों पर, चाहे रसोई गैस हो या पेट्रोल डीजल के दाम है, उस पर कोई ऐसी घोषणा नहीं की जिससे कि एक आम सामान्य व्यक्ति को राहत मिले? ये बड़ा विषय एक सामान्य व्यक्ति के लिए रहता है, तो इसके पीछे क्या आप पूरा दृष्टि देखते हैं सरकार की, क्या कारण थे कि उन्होंने इन दोनों चीज़ों से उसमें कटौती करने से अपने को अलग ही रखा है अभी तक? नहीं, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। बजट ज्यादातर जैसे पिछली चर्चा में भी हमने बात की थी बजट को लेके कि बजट ज्यादातर देखा जाता था कि कौन सी चीजें घटेंगे, किसके दाम घटेंगे, क्या होगा, तो वो एक जो होम बजट होता है वो भी उसके साथ कनेक्टेड हो जाता था कि चलिए इस साल एसी लेना है, पंखा लेना है, नहीं लेना है, जो भी है। इस बार क्या हुआ है, सरकार ने जो टैक्स स्लैब में जो रिवीजन लाया है, पर्सनल इनकम टैक्स में जिस तरीके का टैक्स स्लैब रिवाइज किया है, परसेंटेज भी रिवाइज किया है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में देने की बात है। मतलब सरकार को एक चीज समझ आ गई है, जो भी मुद्दे थे महंगाई वगैरह के, उसमें एक चीज बिल्कुल सरकार को समझ आ गई है। सरकार ने इसकी मतलब एक अच्छे तरीके से, जिस तरीके से विपक्ष ने इन मुद्दों को उठाया है पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर इन मुद्दों को उठाया, बाद में जीत के आए और पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा बरकरार रखा। जो पहली स्पीच दी थी राहुल गांधी ने, उसके ऊपर जो हमने डिबेट की थी, वो भी हमने कहा था कि ये मुद्दे छाए रहेंगे। तो ये बजट में दिख रहा है कि मुद्दे छाए हुए, क्योंकि जिस तरीके से पर्सनल इनकम टैक्स को लेके जो स्लैब कंसिडर किए गए, उसमें लोगों की मतलब 2.5 लाख वाली जो 0 से 2.5 लाख तक का जो था उसको 3 लाख कर दिया गया, 50,000 रुपया। मतलब साल का अगर आप देखने जाओगे तो, महीने का अगर आप देखने जाओगे 2,000 रुपया किसी व्यक्ति के पास ज्यादा आय के जरिए आ सकता है। वो कैसे खर्चेगा, क्या करेगा, उसमें सोच सकता है। तो एक मार्केट में एक तरीके से डिस्पोजेबल मनी जब आप लोगों के हाथ में देते हैं तो डिमांड बढ़ती है।
तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया, डिस्पोजेबल इनकम भी दी है, जॉब्स के लिए भी कंसिडरेबल है। मतलब 5,000 रुपया महीना आपको, मान लीजिए जो नए स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं उनको इंटर्नशिप मिलेगी अच्छी कंपनीज में, ये भी बात है। तो जॉब्स भी क्रिएट करने की बात है, डिस्पोजेबल इनकम भी लोगों के देने, हाथ में देने की बात है। अब इकोनॉमी किस दिशा में और कैसे जाएगी ये समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता हो तो आपके डिबेट शो पे हमने ये भी बात की थी कि अगर मतलब हम मान रहे थे कि इनकम टैक्स के स्लैब्स रिवाइज होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बात आ रही थी कि जो यूपीआई है उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने की बात है, तो आप दोनों जगह से पैसा नहीं बटोर सकते। तो अगर यूपीआई के ऊपर आप ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, अगर ये जा रहा है उस दिशा में, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे थोड़ी डिस्पोजेबल इनकम देनी पड़ेगी लोगों को, और ये हो रहा। अगर यूपीआई ट्रांजैक्शंस को टैक्सेबल किया जाएगा तो करेंसी को लेके जिस तरीके से किल्लतें शुरू होगी फिजिकल करेंसी को लेके, और फिजिकल ट्रांजैक्शंस को कैसे फिर उसमें टैक्स मोड में ले आ जाएगा, ये अभी सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो फाइनेंस का आउटले बढ़ाया गया है 4 गुना, वो इसको मद्देनजर रखते हुए भी शायद किया गया हो, पता नहीं। ये क्योंकि ये सब क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन रहती है, गवर्नमेंट हर चीज बाहर नहीं निकालती कि कैसे है, क्यों है, किस तरीके से। तो ये भी भावना मैं देख रहा हूं कि है। हालांकि ये जो आपने बात कही खास करके फ्यूल वगैरह की, तो उसपे जो सब्सिडी की कटौती है, और उसको लेके क्या होता है कि हर 2 महीने आरबीआई बाई मंथली पॉलिसी लेके आता है, और आरबीआई की जो बाई मंथली पॉलिसी होती है उसमें से बहुत सारी चीजें हमको पता चल जाती है कि महंगाई किस दिशा में जा रही है, महंगाई का दर क्या है, कैसे जाएगा, ये सब कैसे मैनेज होगा। उसमें इम्पैक्ट होता है ज्यादातर फ्यूल प्राइसेस का, इंपोर्टेड फ्यूल, क्योंकि हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, कच्चा तेल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसमें करेंसी वॉलेटिलिटी और कमोडिटी वॉलेटिलिटी, मतलब आज मान लीजिए बारिश बहुत आ गई तो वहां पे सोच लीजिए बाढ़ आ गई, जैसे अभी बाढ़ आई अमेरिका में, बारबाडोस वगैरह जगह पे, तो मान लीजिए वहां के समंदरों में जो ऑयल रिग्स होगी वहां पे काम नहीं होगा, वो काम रुक जाएगा, 15-20 दिन ऑयल प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा ग्लट आएगा, तो सप्लाई कट आएगा। और उसके बाद जिस तरीके से पूरे विश्व में जो हालात है रेड सी को लेके, या जो भी युद्ध की परिस्थितियां, उसमें जो जहाज आते हैं उनका रूट बदल जाता है, तो उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट, उनकी फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाती है, उनके सप्लाई चेन कटे हुए, क्योंकि जहाज इतने मिल नहीं रही है युद्ध के हालात में, जाने के लिए कोई तैयार नहीं। तो इन सब चीजों को कंसिडर जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं फ्यूल प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा बजट का विषय ना होके एक अलग तरह का विषय है, लेकिन बजट में उसका एक प्रावधान दिया जाता है कि ऑयल प्राइस के लिए, मतलब ऑयल जो हम इंपोर्ट करेंगे उसके लिए लास्ट ईयर जो था वो $65 था, तो उस तरीके से भाव को मद्देनजर रखते हुए कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसको लेके, मतलब ये जहां एक फोरकास्ट एजेंसीज होती है वो बोलती है कि शायद $100 तक जा सकता है, तो सरकार उसमें क्या प्रावधान करता है, $80 का, $85 का, उस दिशा में ये रहता है, और तब जाके ये बातें आती। तो बजट में ज्यादातर महंगाई दर वगैरह की चर्चाएं बहुत कंपैरेटिवली कम होती है, वो ज्यादातर मॉनेटरी पॉलिसी में होती है जो आरबीआई हर 2 महीने देती है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जीएसटी काउंसिल जिस तरीके से निर्णय लेती है किस चीज का दाम बढ़ेगा, किस चीज का घटेगा, तो उसको लेके कोई बात नहीं। हालांकि ये बजट जब ये सरकार ने ये बजट देना शुरू कर दिया था तो रेल बजट उन्होंने मर्ज कर दिया, लेकिन कल के बजट में हमने कहीं रेलवे की भी कोई घोषणाएं नहीं देखी। अगर मान लीजिए कल के बजट में स्मार्टली, जैसे आपने बिहार और आंध्र प्रदेश को जो मेंशन किया, बाकी के राज्यों को थोड़ी बहुत रेल स्मार्ट भी होती कि वंदे भारत ट्रेन यहाँ से इतनी शुरू और यहाँ से, तो शायद ये हंगामा भी नहीं। लेकिन ये भी आपने नहीं किया, रोड रेल के बारे में कोई बातें ही नहीं हुई, क्योंकि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की परतें उखड़ रही है वो सब हम देख रहे हैं, पुल किस तरीके से गिर रहे, ढह रहे, किस तरीके से पूरा का पूरा, मतलब ये जो रास्ते टूट रहे, ये सब हम देख रहे हैं। तो इसके चलते जो बातें होनी चाहिए बजट पे वो कल नहीं देखने को मिली। और महंगाई वगैरह के, जैसे मैंने कहा, बाई मंथली पॉलिसी होती है आरबीआई की, वो डिसाइड करती है, जीएसटी काउंसिल बाकी की चीजों के भाव डिसाइड करती है, तो रहता है टैक्सेशन वाला पोर्शन। और बजट अब बन गया है ऐसा कि ये पहली बार ऐसा बजट इंटरेस्टिंग रहा, बाकी तो जैसे मैंने कहा था नॉन इवेंट बनता जा रहा था, लेकिन कल का बजट, जैसे मैंने कहा कि अगर ये 2014 में ये बजट दिया होता और उसी पूरी जो ट्यून है, उसकी थीम है, उसको मजबूत किया गया होता, तो मुझे लगता है भारत की आर्थिक स्थिति आज दुनिया में बहुत ही अलग होती।
क्योंकि चाइना टूट रहा है, यूरोप के हालत खस्ता है, यूएसए में बहुत सारी समस्या है, डीडॉलराइजेशन को लेके बहुत सारी चीजें चल रही है। लेकिन तब पता नहीं, जो लोग बैठे थे सत्ता में उनका इनवर्ड आउटलुक नहीं था। तब शायद बात थी कि विश्व गुरु बन जाएंगे, और आज हालात ये हो गए हैं कि कोरोना और जो ग्लोबल परिस्थिति है उसमें आप अपना घर संभाले, ये ज्यादा बेहतर है। तो ये बजट, मैं कहूंगा कि अपना घर संभालने के लिए जो जरूरी है उन मुद्दों पे बात करता हुआ बजट है। कितना डिलीवर करेगा, कितना इंप्लीमेंट होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल समय बताएगा कि कितना इम्प्लीमेंट करेगा, कितना डिलीवर करेगा बजट, ये तो बिल्कुल समय बताएगा, भविष्य बताएगा। लेकिन जैसे कि इंटर्नशिप की बात करी सरकार ने, जो कांग्रेस ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र का इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, और साथ में ये भी कहा कि उस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया जिस तरह से हम इम्प्लीमेंट इस बात को करते। तो सरकार ने एक निश्चित जो संख्या है वह भी तय करी है कि इतने युवाओं को हम इंटर्नशिप देंगे। लेकिन देश की अगर स्थिति देखें, युवा पीढ़ी की देखें, जितने बच्चे बैचलर डिग्री लेकर निकल रहे हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर निकल रहे हैं, या दूसरे अन्य क्षेत्र से वह कोर्स करके बाहर आ रहे हैं, तो केवल निश्चित संख्या तय करके आप कैसे सब प्रति हर युवा को रोजगार दे देंगे आप? इसके पीछे सरकार की जो सोच थी उसे किस तरह से देख पा रहे हैं आप? नहीं, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें, फिलहाल तो ये बजट में घोषणा और ये प्रावधान दे दिए गए, लेकिन आपको कंसीडर करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म, कि जिस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी ट्वीक कर दी गई है, और 26 साल के बाद ही मतलब बच्चा एम्प्लॉयबल बनेगा। और सबसे पहली बार सरकार ने एक्सेप्ट किया कि स्किल गैप है, तो स्किल गैप के लिए आप ये कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्किल गैप की बात सरकार खुद एक्सेप्ट करती है, तो क्या कॉर्पोरेट्स वो स्किल गैप एड्रेस करने के लिए कुछ करेंगे? क्या कॉर्पोरेट्स कहेंगे कि ठीक है, स्किल गैप है तो भी हम ले लेंगे इनको नौकरी? तो ये बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर अभी देखिए घोषणाएं हो चुकी है। ठीक है, प्रशांत कौशिक जी मेरठ के सबसे अमीर बंदे हैं ऐसा मैंने कह दिया, लेकिन बाद में मुझे प्रूव करना है कि सही में प्रशांत कौशिक जी मेरठ के कितने अमीर बंदे हैं, उनका बैंक बैलेंस क्या है, कौन सी गाड़ियां यूज करते हैं, कितने बंगले हैं उनके पास, ये सब चीजें। तो बोलना मेरे लिए आसान है, लेकिन प्रूव करना, उसको इंप्लीमेंट करना, इसमें जैसे मैंने कहा बहुत सारी अभी वेट एंड वॉच कीजिए। ये सरकार जिस तरीके से उद्योगपतियों के साये में आ चुकी थी, अब समझ गई है सरकार के उद्योगपतियों के चलते कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो गांव की तरफ गई है, किसानों की तरफ गई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस सरकार को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो ये उनकी जो नीति थी उद्योगपति के साये में आने की, ये मुझे लगता है कि ये इनको बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी, अगर होगी आने वाले दिनों में, तो जैसे धीरे धीरे हो गया है। क्योंकि अब जो है वो एक प्रेशर उस लेवल पे आ गया है कि उद्योगपति के पास मार्केट में डिमांड तो होनी चाहिए। आज मार्केट में डिमांड नहीं है। मार्केट में डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। डिस्पोजेबल इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि नौकरियां नहीं है। फिर भी आप बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है। विकास क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ऐसे पुल, रास्ते वगैरह बनाए जो ढह गए, टूट गए, वापस आप बनाएंगे। तो ये जो जॉबलेस ग्रोथ था, नो डाउट ग्रोथ था, लेकिन ये जॉबलेस ग्रोथ था, उसको आप एड्रेस कैसे करेंगे? और उसके चलते सबसे बड़ी समस्या जो सरकार ने स्वीकार की है इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में और कल के बजट में, कि एआई नौकरियां खा रहा है। और कांग्रेस के कई प्रवक्ता जो कल डिबेट डिस्कशंस में थे, उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर डायलॉग होना जरूरी है लोकसभा में या संसद के फ्लोर पे। तो वो डायलॉग कैसे होगा ये समझना पड़ेगा। प्रशांत जी, सबसे बड़ी चीज अगर आप देखने जाएंगे तो राहुल गांधी, लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है, उनका बैकग्राउंड फाइनेंस एजुकेशन का है। उन्होंने एजुकेशन फाइनेंस स्ट्रीम में लिया हुआ है। तो वो अब सवाल करेंगे इस बजट को लेके बहुत सारे। पी चिदम्बरम जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, इस देश की अर्थनीति को चलाया है। तो कांग्रेस के पास सबसे बड़ी जो उनकी ताकत है, उनकी फाइनेंशियल थिंक टैंक्स है। कांग्रेस ने जिस तरीके से देश चलाया पिछले 17 सालों में, उसमें ऐसे लोग आए सत्ता पे जिनको ये देश फाइनेंशियली चलाने का अनुभव था। और अगर हम बात करें घटक दलों की, इंडिया गठबंधन के, तो उसमें महुआ मोइत्रा जो है वो एक प्राइवेट बैंकिंग की यूरोप की हेड रह चुकी है, लंदन में वो काम करती है। तो उनके सवाल भी कितने तीखे आप सोचिए। तो ये जब सवाल शुरू होंगे लोकसभा के फ्लोर पे, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं सत्र थोड़ा तूफानी देख रहा हूं, बजट सत्र।
और हमको लगता है कि बहुत सारी चर्चाएं वो सवालों के ऊपर करनी पड़ेगी, जहां पे शायद हमारा ज्ञान अभी नहीं। नो डाउट आउटले बढ़ाया गया है, एजुकेशन का आउटले बढ़ा है, हेल्थ का बढ़ा है, फाइनेंस का बढ़ा है, सब्सिडीज कट हुई है, एग्रीकल्चर में आपने 7,000 करोड़ का इजाफा किया है, लेकिन दूसरी तरफ आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी 24,000 करोड़ की कम कर दी है। तो ये सब चीजें, और उसके ऊपर जो किसान जो मतलब इंश्योरेंस में जो भरता था, इंश्योरेंस जो बाई करता था क्रॉप, उसके जो दाम बढ़े हैं, ये सब जब कंसीडरेशन में आएगा, ये माइक्रो मैक्रो फिगर्स जब कंसीडरेशन में आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि सरकार ने सही में बढ़ाया है, घटाया है। और उसको लेके जब सवाल शुरू होंगे, क्योंकि कल मेरे पास एक खबर आई कि 7 किसान का कुछ किसान नेता जो है, वो 7 किसान नेता आज राहुल गांधी से मिलने वाले थे, और दिल्ली से मतलब ये पत्रकारों के जरिए मुझे खबर मिली है, और वो शायद एमएसपी वगैरह को लेके मैं मतलब पढ़ी दूं क्या आया है मेरे पास, तो आपको समझ आ जाएगी क्या कहा गया है। अच्छा, एमएसपी पे भी सरकार ने कोई वादा नहीं किया? जिस तरह के जो जब 3 कानून जो वापस लिए गए थे, उसमें जो कहा था कि हम एमएसपी की भी बात करेंगे, कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कुछ भी इस पे कोई सार्थक रूप से सरकार ने अपना जो दृष्टिकोण पेश नहीं किया है। नहीं, एक मिनट मैं आपको बता दूं कि क्या मामला है। ये आया है, मीटिंग बिटवीन 7 किसान लीडर्स एंड राहुल गांधी विल हैपन ऑन 24 जुलाई अराउंड 11 AM इन पार्लियामेंट। किसान लीडर्स to ask RG to bring private members bill to fulfill their long standing demand। तो ये अब किस दिशा में जाएगा, मतलब जहां पे आप बोल रहे कि एग्रीकल्चर को लेके हम जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते, करना चाहते, तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। हाँ, तो ये एक मतलब एक अग्निपथ है। ठीक है, सरकार का अग्निपथ है। हाँ जी, सरकार का बिल्कुल सही बात है, सरकार के लिए अग्निपथ है। सत्ता में बैठे लोगों के लिए अग्निपथ है, विपक्ष में बैठे लोगों के लिए अग्निपथ है, इतनी आसानी से नहीं होने वाला। देखिए, बोलना और करना उसमें बहुत फर्क है। अब जब आप बोल दिया है कि हम ये करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली ये लीडर्स खड़े हो गए। ये लीडर्स क्यों खड़े हुए? क्योंकि आपने उनके जो 2 घटक दलों के लीडर थे, उनके स्टेट्स को एक स्पेशल मेंशन किया बजट में, तब जाके दूसरे स्टेट्स के लीडर भी खड़े हो गए और ये लीडर भी खड़े हो गए। चलिए, अभी तो आपने बोल दिया है एग्रीकल्चर क्या आप करेंगे, तो आप अब करके दीजिए, करके दिखाइए। तो ये चीजें है ना, वो मुझे लगता है कि थोड़ा इतना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ संसद सत्र तूफानी होने वाला है। राजनीति बदलती हुई देख रहा हूं यहां से मैं। रीजनल छात्र सभी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि अगर रीजनल छात्र से रीजनल पावर है, तो आप अपने स्टेट के लिए कुछ भी मांग सकते हैं सपोर्ट देके। तो वेट एंड वॉच कीजिए किस दिशा में सब। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि रीजनल पॉलिटिक्स दोबारा से कहीं ना कहीं अपना असर सेंट्रल पॉलिटिक्स पर पड़ रही है, रिवाइवल की संभावना मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रीजनल पॉलिटिक्स का जो प्रभाव है सेंट्रल पॉलिटिक्स के ऊपर हावी हो रहा है, और उसका देखा भी हमने किस तरह बिहार और आंध्र प्रदेश को सरकार ने विशेष जो आर्थिक रूप से कुछ पैकेज वहाँ दिए हैं। और लेकिन बात ये आती है कि अगर जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि महंगाई दर की जो एक नीति है सरकार की, उसमें भी वह कुछ चेंज करना चाहती है। महंगाई दर को जो उनका पूरा समीक्षा है उसकी, उसमें भी कुछ बदलाव करने जा रही है। आंकड़ों में किस तरह से आप देख रहे हैं कि उनकी आवश्यकता क्यों है कि महंगाई दर को नापने की जो नीति है, कार्यक्रम, जो पॉलिसी होती है सरकार की, उसके बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं बहुत क्लियर हूं कि वो जो आंकड़े जिस तरीके से आते हैं, पहले जो आते थे, उसमें सरकार ने अपने तरीके से ट्वीक करना शुरू कर दिया। उसके बारे में बहुत डिबेट्स होती है, लेकिन इसका कोई पुख्ता, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि एप्पल टू एप्पल या ऑरेंज टू ऑरेंज जो कंपैरिजन होने चाहिए, उसकी अभी तक फिलहाल, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये थोड़ी बहुत क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन रहती, तो पब्लिक डोमेन में उस लेवल पे नहीं है। बातें बिल्कुल है, सेंसस का जो आंकड़ा है वो कहां दिया गया? बजट में सेंसस के आंकड़े को लेके कोई मतलब फंड भी नहीं दिया गया है, तो क्यों सरकार सेंसस के ऊपर चुप बैठी है? ये भी सवाल है। तो आंकड़ों को लेके हम मतलब जितना कम बोले उतना अच्छा है। जो है पब्लिक डोमेन में उसको लेके चले, और उसको अगर आप डिवाइड मल्टीप्लाई कंसीडर करके, जैसे कहा कि 1 करोड़ नौकरियां 500 कंपनीज में, तो हमने बोल दिया ठीक है भाई, डिवाइड कर दीजिए, 20,000 नौकरियां हुई। तो 20,000 नौकरियां आप अगर लेने जाएंगे, तो 20,000 नौकरियां मतलब आपको रोज की कितनी नौकरियां जनरेट करनी पड़ेगी? रोज की 100 नौकरियां जनरेट करनी पड़ेगी। 100 नहीं, सॉरी, रोज की आपको जनरेट करनी पड़ेगी, हाँ बिल्कुल, 200 वर्किंग डेज आप कंसीडर करके चलिए, तो हाँ आपको रोज की 100 नौकरियां जनरेट करनी पड़ेगी। तो 100 नौकरियां जनरेट जब आप करेंगे रोज की,
तो कितना हुआ सोचिए, कहाँ कहाँ पे लगाएंगे लोगों को आप? 100 नौकरियां रोज देना किसी को। और इसमें एक बात और है इसमें, जो प्लेसमेंट के द्वारा बच्चा खुद जाएगा किसी कंपनी के अंदर, खुद उसकी अपॉइंटमेंट अपने इस तरह से हो रही है, या कंपनी जो रेगुलर अपॉइंटमेंट जो अपना अपॉइंटमेंट करती हैं, प्लेसमेंट कैंपस प्लेसमेंट करती हैं जाके, क्या वो भी इसमें काउंट होगा या उससे अलग होगा सरकार का? ये देखिए उन सब चीजों के बारे में बात नहीं की गई, यही होगा ना। मतलब अब क्या होगा कि 500 कंपनीज को कंसोलिडेट करके बोला जाएगा। और सबसे बड़ी चीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लेसमेंट अभी कंपलसरी हो जाएगा सीएसआर के जरिए। और वहां पे मैं ये भी देख रहा हूं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, जो कॉर्पोरेट पैट्रनेज में वहां के चुनाव वगैरह लड़ते हैं स्थानिक, उनको बोल दिया जाएगा ठीक है भाई, वो कॉर्पोरेट बोल देगा भेज दीजिए अपने 100 बच्चे, तो वो तो अपने नाती वाती जो होंगे उन्हीं को भेज देगा और वहां जाके खड़ा हो जाएगा पूरा कि हमने कर दिया। तो ये जो 1 करोड़ है वो सही में एलिजिबल लोगों को अगर नहीं मिलेगा तो वहां पे भी समस्याएं शुरू हो जाएगी। वहां पे भी मतलब ये आ जाएगा ना कि आपने यहाँ पे भी निपोटिज्म दाखिल कर दिया है। तो ये भी समझने वाली बात है। और दूसरी और एक चीज भी समझने की कोशिश कीजिए, 20,000 जो जाएंगे कंपनीज में आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये कि एक तरफ सरकार का अभी भी ध्यान वही है कि आप एम्प्लॉयर बनिए, एम्प्लॉयमेंट मत मांगिए। तो ये जो 20,000 लोग आप एक कंपनी में डालेंगे, वो कंपनी की पूरी सिस्टम्स, उनका जो भी है जान समझ के, और वो शायद कोई एक पॉलिटिकल विचारधारा वाले हो, तो वो कल बाहर निकल के 20,000 लोग उसी कंपनी में से 1 साल के बाद उसी कंपनी जैसी कोई प्रोडक्ट का कारखाना लगा दिया जहां सरकार पैसा डालेगी कि बोलो ठीक है स्टार्टअप करो, ये करो, तो वो 500 कंपनियों का क्या होगा? मान लीजिए कि कोई डाई केमिकल बनाने वाली कंपनी है, 20,000 लोग वहां पे नौकरी करने गए 1 साल में, 1 साल का तजुर्बा लिया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और वो 20,000 में से 10,000 लोग बाहर निकल के एक खुद का ऐसा पेंट का 5 गुनी साइज का कारखाना बनाते हैं, तो वो ओरिजिनल पेंट वाला है, डाई केमिकल वाला, वो तो मर गया ना। हाँ, तो जो है तो धंधा भी नहीं कर पाएगा और वो नौकरी ढूंढने निकलेगा 5 साल के बाद ऐसी कोई स्कीम में। बिल्कुल सही कहा कि बड़े इवेंट बटे हैं इन योजनाओं के अंदर। नहीं, ये सब चीजें कैसी होती है, कंपनीज जो होती है वो एक क्लोज कॉन्ड्रम में काम करती है। तो अगर ये इंटर्नशिप दे भी देते तो इंटर्नशिप कैसी होगी? ये कागज वहां से जाके उस मेज पे दे आई, ऐसी तो इंटर्नशिप नहीं होगी ना। तो वो अपनी इंटरनल चीजें शेयर नहीं करेंगे, वो बोर्डरूम में उसको नहीं बिठाएंगे, और जब वो बोर्डरूम में नहीं बिठाएंगे तो यहाँ पे ये जो लोग हैं उसमें से कुछ तो जाएंगे उस दिशा में। जैसे आज के जितने भी उद्योगपति है वो एक जमाने में कहीं ना कहीं छोटा काम करते थे, उनमें ये सोच आई कि उनको ये करना है और उन्होंने इतना बड़ा किया। तो यहाँ पे तो आप एक कंपनी के अंदर 20,000 लोग डाल रहे हैं, तो कंपनी को सोचना है, हमको और आपको नहीं सोचना है। ये मुद्दे के ऊपर कंपनियां भी सोचती है, क्योंकि कल जैसे मेरी बात हुई बजट की चर्चाओं के बाद खत्म, मुझे लगा ये अच्छी स्कीम है, क्या लग रहा है, तो ये वहीं से आया एक कॉर्पोरेट लीडर से कि 20,000 लोग अगर हमारी कंपनी में हम लेते, चलिए सीएसआर का हमने बोल दिया, बोले कल को उसमें से 5,000 लोग अलग होके हमसे बड़ी साइज का कारखाना, 5 गुना बड़ी साइज का कारखाना लगाएंगे जहां पे सरकार उनको सब देगी, तो हमारा तो जो मार्केट हमने खड़ा किया वो खत्म हो जाएगा। चुनौती अलग है, ये तरह की अलग चुनौती है, बहुत 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 मतलब बहुत अलग है। तो मैंने बोला तो फिर क्या करेंगे आप? मतलब आपको तो सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, आपको बोला हाँ देंगे, क्या करेंगे? इस मेज से जाके वहां पे कागज दे आओ, चाय पानी का बोल दो, ऐसा काम करवाएंगे? बोले अंदर नहीं घुसने देंगे। तो क्या 5,000 में वो अगर काम करना है चपरासी जैसा, तो वो कैसे करेगा, कैसे बंदा? तो ये भी सवाल है, ये भी सवाल, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, एक बड़ी बात और निकल के आई, समीक्षा जो थी आर्थिक सर्वे की जो थी गवर्नमेंट की, उसमें चाइना से एफडीआई को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो चाइना जब लगातार चुनौती, हमारे व्यापारिक अगर क्षेत्र को देखें या तमाम तरह की सीमाओं पर लगातार चुनौती चीन पेश करता रहता है, और नहीं एफडीआई बोलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चाइना अभी खुद बैंकिंग क्राइसिस से ग्रैपल कर रहा है। चाइना जो इकोनॉमिक मॉडल बना के बैठा है उसमें वो खुद बैंकिंग क्राइसिस से ग्रैपल कर रहा है। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ धंधा करना है और पड़ोसी को मैं बोलता हूं धन्ना सेठ जैसा है कि आप
पैसा यहाँ पे लगेगा, वो बोलेगा मेरे धंधे की भी वाट लगी पड़ी है, मैं मेरे धंधे में पैसा लगाऊंगा या तुम्हारे धंधे में पैसा लगाऊंगा। ठीक है, आप चाइना क्या कहीं से भी पैसा लेके आओ, पॉइंट ये है कि जब तक आप, अगेन वी कम टू द सेम पॉइंट, इंडिया इज अ इनवर्ड इकोनॉमी, कृषि प्रधान देश है। गांव मजबूत कीजिए, गांव के आसपास के जो तहसील या तालुका है उसको हब एंड स्पोक मॉडल में ले जाइए, वहां पे एपीएमसी ऐसी खड़ी कीजिए जो वहां के लोग चलाए अच्छे तरीके से, नागरिक अच्छे, जिनकी कोई पॉलिटिकल लीनिएज ना हो, जिनको रोजगार और समाज का एक जीवन जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको सुधारना है, उनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ना हो, और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, उसमें चिलर प्लांट्स लगाइए, उसमें पोल्ट्री का आप करवाइए, उसमें आप एनिमल हस्बेंड्री का काम करवाइए, वो पूरी की पूरी एपीएमसी में धान साग भाजी जो भी आएगा उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको एक्सपोर्ट कैसे बनना है। इंडिया इज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत सारी चैलेंजेस है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो किल्लत होने वाली है वो पानी और खाद्य अन्न की होने वाली है। ये मौका है इस सरकार के पास, अभी इसमें चाइना से पैसा लाओ ने, वहां लाओ ने, ये सब मत करो, इधर का करो। अगर ये कर गए और अगर यहां से आपने फूड प्रोडक्ट्स और एग्री प्रोडक्ट्स में फल फूल जो भी है, अब साहब मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको देता हूं। 2008-2009 में बजट के पहले जो हम जाते हैं एज अ बिजनेस रिपोर्टर बात करने, तब मैं यूटीवीआई टेलीविजन में था। यूटीवीआई जो कि बाद में ब्लूमबर्ग टीवी बना, ब्लूमबर्ग यूटीवी बना, बाद में ब्लूमबर्ग टीवी इंडिया बना और बाद में बीटीवीआई बना। तो हम गए थे कच्छ में। कच्छ के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनका कहना था कि आप यहाँ पे हमको एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स दे दीजिए। कच्छ में आजकल वहां पे बहुत अच्छे, अर्थक्वेक के बाद कच्छ में एक पूरा का पूरा रिवोल्यूशन आया, एक तरीके से हरित क्रांति हुई है, खेतीबाड़ी को बहुत बढ़ावा मिला है। तो बोले कि आप हमको एक आप हमको एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स दे दीजिए इधर भुज के एयरपोर्ट पे या अदानी के मुंद्रा के एयर स्ट्रिप में करवा दीजिए, हमको वो भी प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ से 2.5 घंटे में मिडिल ईस्ट में फल सब्जी सब भेज देंगे और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी दुनिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और मिडिल ईस्ट, MENA रीजन में, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में। तो पूरी की पूरी एक मार्केट आपके पास आ जाएगी 2.5 घंटे की दूरी पे। ठीक है, ये बात मैं कर रहा हूं 2008-2009 की। 2014 के बाद तो बोले कि हमने फिर ये, क्योंकि ये किसानों की बात थी तो हमने गवर्नमेंट से बात की। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने प्रपोजल दी, अभी कुछ हुआ नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे। 2014 में सरकार जब आ गई, रीता टेवोटिया जो एक IAS अधिकारी थे यहाँ पे गुजरात में, वो दिल्ली गए थे और वो इसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में थे। तो हमने पूछा कि मैडम ये था, इसके बारे में कुछ आगे बढ़ा है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कच्छ भुज को? बोले नहीं, हाँ वो फाइल पड़ी है। तो जो आपको करना था बेसिकली वो भी आपने नहीं किया। चाइना से पैसा लाएंगे ना, वहां से पैसा, भाई जो है वो करो ना, वो करो। 2.5 घंटे की दूरी पे अगर मान लीजिए कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स देके उसमें से 2 कार्गो फ्लाइट्स मान लीजिए सुबह शाम जाती है, दूध और फल और सब्जी और फ्रूट लेके, और वहां से डॉलर कमा के लाती है, तो आप सोचिए वो जो इलाका है उसमें जो किसान है वो कितना मतलब पावरफुल हो जाएगा। और किसान को तो किसानी ही करनी है और तो कुछ करना नहीं है। सही बात। तो ये मामला है, ये जो करना चाहिए वो हो नहीं रहा है, और पूरी मतलब दुनिया हमारी जेब में और हम विश्व गुरु और ये सब छोड़ दीजिए भाई साहब, जो करने का घर संभालिए ना, घर में पुल रास्ते टूट रहे वो संभालिए। वो पैसा यहाँ से लेंगे वहां से लाएंगे, वो टूटे हुए हैं भाई साहब, वो आपको क्या पैसा देंगे? वो रशिया के साथ, उनका जो तेल का मामला है वो रशियंस के सवाल उस पे है। वो मतलब आप क्या, आई डोंट नो किस दिशा में जा रहा है, लेकिन मुझे ये जो बातें आती है ना, यहाँ से पैसा लाएंगे वो करेंगे, FDI रूट खोल देंगे, भाई वहां पे धंधा खत्म हो चुका है। और वहां के बंदे यहाँ के क्या करेंगे? क्या आप मतलब क्या करवाना क्या चाहते हैं? उनका पैसा यहाँ पे लगेगा तो आपको लगता है कि वो आपको मतलब आसानी से पैसा देंगे? हाँ भाई लो पैसा, धंधा करो, ऐसा लगता है आपको? पागल स्टेटमेंट है ये सब, तो इसके ऊपर इतना तवज्जो मत दीजिए। इंटरनली क्या हो सकता है इसके ऊपर बात कीजिए। बिल्कुल सही कहा कि यहाँ के जो संसाधन है उनको बूस्टअप करने का आवश्यकता है। जो यहाँ पे लोकल संसाधन है, लोकल फार्मर्स की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करनी है।
नहीं, उनकी एक्सपोजर इतनी खतरनाक थी कि एवरग्रांड जैसी एक कंपनी अगर कोलैप्स हो गई तो बोल रहे थे लेमन ब्रदर जैसी क्राइसिस होने वाली है। वहां पे मकान बेचने के लिए पैसा नहीं, मतलब पैसे का डाउन पेमेंट के उसमें वो लोग वो लहसुन की बोरिया और ये सब लेना शुरू कर दिया। अब ये कंट्री पैसा लाएगा यहाँ पे पैसा डालेगा लहसुन की बोरी वाले, क्या मतलब ये कोई ठीक है इलॉजिकल बात है और ये होना भी नहीं चाहिए। अगर वो बात कर रहा है तो वो होना भी नहीं चाहिए, सिंपल एज दैट। बिल्कुल 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 ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि मेन बात ये है कि जो यहाँ के संसाधन है उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए, और जो यहाँ के लोकल फार्मर्स हैं उनकी जो कैसे उनकी आर्थिक क्षमताएं बढ़े उस पर सरकार अगर ध्यान देगी, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, जो देश जो देश कोरोना के वायरस का जन्मदाता है वो डिजिटली या नोट्स के जरिए आपके वहां पे अगर पैसा भी ट्रांसफर करता है तो आपको थोड़ा समझ के चलना है, उन सब संभल के चलना है। अगर वो वहां से कुछ चीजें भी बेचता है तो आपको संभल के चलना है। तो किसकी नीतियों पे मतलब आप भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप बोल दीजिए संसद के फ्लोर पे न कोई आया था ना हुआ था कुछ नहीं, लेकिन उनकी नीतियों पे आप भरोसा नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल सही बात है कि चाइना, खास करके वहां लीडरशिप में जो लोग बैठे हैं वो मिलिट्री जनरल्स रह चुके हैं, तो उनकी एक साइकोलॉजी है वो आर्ट ऑफ वॉर वाली, दिखाना कुछ है करना कुछ है वो वाली होती है, तो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। सुन त्जू जो आर्ट ऑफ वॉर जो बुक लिखी है सुन त्जू, वो चाइनीज मिलिट्री जनरल थे, और वही सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर दुनिया की सभी मिलिट्री स्कूल्स में एज अ सिलेबस ली जाती है। तो आप सोचिए वो उन्होंने कितना इंप्लीमेंट किया होगा अपने अंदर, तब चाइना है ना। और वहां के जो हुक्मरान है जो बैठे हैं वहां पे सत्ता में वो मिलिट्री जनरल रह चुके एक जमाने, तो उनकी साइक अलग होती है। जैसे रशिया में पुतिन है तो वो एक केजीबी के जासूस रह चुके, तो वो उनकी साइक्स थोड़ी अलग होती है। वहां पे आपका तालमेल बिठाना या बैठना मुझे लगता है उसके साये से भी दूर रहना चाहिए। अब अपना काम करो, आप अपना काम करो, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल 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 मेन बात बिल्कुल यही बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि चाइना की तरफ ना देखें, अपने जो संसाधन है उसको अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें तो निश्चित रूप से यहाँ के जो किसान हैं या दूसरे जो वर्ग हैं उनकी आर्थिक तरक्की में कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। तो कार्यक्रम के अंत में आते हैं, अगर पूरे विश्लेषण पूरे एक समीक्षा किस तरह से आप करना चाहेंगे पूरे बजट की, और कौन सी उसमें और आवश्यकताएं हैं जो सरकार को और उसमें कुछ बेहतर करना चाहिए था, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से सेक्टर हैं ऐसे जहाँ सरकार और कुछ बेहतर कर सकती थी? नहीं, देखिए जैसे मैंने कहा ये बजट बहुत ही अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि विपक्ष की असर दिखाई दे रही है इस बजट में। तो विपक्ष अगर इस तरीके से मजबूती से मुद्दे उठाता रहा तो बजट पे हमको धीरे धीरे इनवर्ड फोकस देखने को मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो उसमें आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ग्लोबल चैलेंजेस बहुत सारी है फिलहाल, तो उसके चलते, क्योंकि इंडिया एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, उसके चलते मुझे लगता है कि एक इनवर्ड फोकस आया है, और ऐसे हालात और ऐसे माहौल में इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अब इंप्लीमेंट करने की जो बात है, अगर ये भी आपने इंप्लीमेंट कर दिया ना तो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल मेन बात ये है कि इम्प्लीमेंट, प्रशांत जी, एक ही मुद्दा है, मार्केट में डिमांड नहीं है। मार्केट में डिमांड, रिटेल मार्केट में डिमांड नहीं है। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म धड़ल्ले से चल रहे हैं, तो वहां पे भी मार हो रही है। लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, जो थोड़ी बहुत डिस्पोजेबल इनकम आती है वो ऑनलाइन में खर्च हो जाती है। तो डिस्पोजेबल इनकम दीजिए, डिस्पोजेबल इनकम के लिए नौकरियां दीजिए, और नौकरियों के लिए आपको जो भी इंटरनली जो भी निवेश करवाना है धन्ना सेठों से करवाइए। शादियों में पैसा ना खर्चे और निवेश करे और नौकरी और कारखाने लगे, वही काम होता है धन्ना सेठों का, वो करे। लेकिन उनको भी लग रहा है कि डिमांड नहीं है, क्योंकि आपने जो एक पूरा मशीन था वो मशीन को आपने स्लो डाउन करते गए, स्लो डाउन करते गए, स्लो डाउन करते गए, और अब हालात ये है कि आपको अभी वो मशीन रीस्टार्ट करना है। तो इसको मैं एक तरीके से रीसेट बजट भी मानता हूँ। जैसे कुर्सी बचाओ बजट की बजाय मैं इसको इकोनॉमिकली रीसेट बजट भी मानता हूँ। जैसे सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है कंप्यूटर में तो आप रीसेट बटन दबाते हो, फोन में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप स्विच ऑफ करके वापस चालू करते हो, ये रीसेट बजट है। और अगर ये कर गए तो अच्छी बात है। इम्प्लीमेंटेशन इज द चैलेंज, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष बैठा है 234 लोग, वो इम्प्लीमेंट करवाए पार करेंगे। टिका भी करेंगे लेकिन वो इम्प्लीमेंट करवाए पार करेंगे। अगर इसी प्रेशर ग्रुप की वजह से मान लीजिए कि धीरे धीरे अर्थतंत्र मजबूत होता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक।
ठीक बात है कि मेन बात है कि अर्थतंत्र मजबूत होना चाहिए, और जब भी हर आदमी की उसमें आर्थिक तरक्की भी कहीं ना कहीं होगी, कि अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई तो हर आदमी पर फर्क भी पड़ता, प्रभाव भी पड़ता है उसका। और सही बात यह है कि इम्प्लीमेंट किस तरह सरकार करती है योजनाओं को, घोषणा तो उन्होंने कर दिया, किस तरह से क्रियान्वयन होगा उसमें और कब तक होगा क्रियान्वयन, ये सब बड़ी बातें हैं जो भविष्य में पता चलेगा कि सरकार अपने जो घोषणाओं को किस तरह से लेकर आगे बढ़ रही है। और जैसा आपने कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं कि किस तरह से जो फ्लो है मनी का, लिक्विडिटी का जो फ्लो है मार्केट में, जब तक वह नहीं आएगा, डिमांड नहीं अगर डिमांड बढ़ेगी, फ्लो भी बढ़ेगा, फ्लो, और जब तक रोजगार के सर्जन नहीं होंगे तो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और रोजगार का सर्जन बहुत आवश्यक है, मार्केट में डिमांड बहुत आवश्यक है, फ्लो, कैश फ्लो बहुत आवश्यक है। तो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और सरकार किस तरह से इन चीज़ों को एड्रेस करती है आने वाले समय में पता चलेगा। और जिस तरह से विपक्ष एक मजबूत स्थिति में सरकार के सामने खड़ा हुआ है, तो जो तमाम मुद्दे विपक्ष लगातार गिना रहा है, वह भी कहीं सरकार के द्वारा जो आने वाली जो कार्यशैली है उनकी, उसमें भी कहीं ना कहीं दिखाई देंगे हमें। और बजट में भी काफ़ी हद तक, जैसे कि आपने कहा कि उसका असर दिखाई दिया, उस दबाव का विपक्ष के बजट में भी दिखाई दिया है। तो उन्हीं सब बातों से आधारित करते हुए विराम भी देते हैं, और मुझे विश्वास है जिस तरह से आपने पूरी सरलता से पूरे विषय को समझाया है, तो हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरे बजट की जो बारीकियां हैं बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों के लिए समझाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार।